हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर पार्ट 3 के बारे में, जो कि हमारा लास्ट का पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे कंगारू मदर केयर के बारे में और आपका ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले आपका एस्टिमेटेड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। एस्टिमेटेड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? तो स्तनपान नवजात शिशु के लिए जीवनदायी अमृत के समान है। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करना माँ और शिशु दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसे ही हम एस्टिमेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। देखिए, एस्टिमेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो स्तनपान प्रारंभ करने का सही समय क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्तनपान कराते हैं बच्चे को, तो जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, या फिर जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल यू शुड प्रोवाइड द ब्रेस्ट फीड फॉर बेबी। तो इसके 2 हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर तो आपको कराना ही है, इट इज़ कंपलसरी। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर अगर 1 घंटे से पहले आप करा सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप तुरंत करा सकते हैं तो आपको तुरंत ही ब्रेस्ट आपको फीड जो है वो करा देना चाहिए। प्रसव के तुरंत बाद त्वचा संपर्क बनाने के लिए भी कराया जाना चाहिए, मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने के लिए भी कराना है। इससे शिशु की शरीर की गर्मी बनी रहती है और माँ के हार्मोन सक्रिय होते हैं, जिससे दूध का स्राव बढ़ता है। तो माँ का जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है और प्रोडक्टिंग हार्मोन होता है, वो इंक्रीज होते हैं, और वो इंक्रीज होने की वजह से दूध का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि बच्चे को पूरा भरपूर मात्रा में मिनरल, विटामिन, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे मिल जाते हैं, और बच्चा का पेट भी भर जाता है, बच्चा भूखा भी नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बच्चे को माँ के ब्रेस्ट को जो है वो अटैच करना है। और वहाँ उससे क्या होगा, बच्चे को गर्माहट मिलेगी, बच्चों को अपनापन महसूस होगा माँ से लग के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बनी रहेंगी, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके बच्चे को माँ के साथ में अटैच करना है। आप चाहें तो तुरंत डिलीवरी के बाद विदिन 5 मिनट्स भी माँ को अटैच कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम यहाँ पर आपको नहीं लेना है। इसके बाद बात करेंगे प्रारंभिक दूध कोलोस्ट्रम की। कोलोस्ट्रम जो होता है वो पहला दूध होता है। तो पहली बार हम बच्चे को माँ के ब्रेस्ट से लगाते हैं, तो पहला जो येलो कलर का पदार्थ निकलता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जो जन्म के पहले 2-3 दिनों तक निकलता है। इसी को हम फर्स्ट वैक्सीनेशन भी कहते हैं, और इससे सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी होती है जो बच्चे को प्रोवाइड होती है, और वो बीमारियों से लड़ने की उसको क्षमता मिल जाती है। इसमें प्रतिरोधक तत्व एंटीबॉडीज़ प्रचुर मात्रा में होते हैं जो बच्चे को संक्रमण से बचाते हैं। जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है उसकी बात हो रही है। इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे को आवश्यक पिलाना चाहिए। कई बार देखा गया है कि जो घर की लेडीज़ होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो माँ होती हैं, वो येलो कलर का जो दूध निकलता है उसको क्लीन कर देती हैं, उसको साफ़ कर देती हैं, उसको बच्चों को नहीं देती हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि ये बच्चा बहुत दिन से रुका हुआ दूध है और ये अच्छा दूध नहीं है, बहुत दिन से रुका हुआ है इसलिए ये गाढ़ा हो गया है, बल्कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है कि बच्चे का पैदा होते ही पहला दूध जो माँ का निकलता है येलो गाढ़ा कलर का, उसको हमें बच्चे को ज़रूर से पिलाना है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रम होता है, और कोलेस्ट्रम में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। और बच्चे को दूध पिलाएंगे तो माँ के साथ में कॉन्टैक्ट भी बना रहेगा, जिससे बच्चा हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्तनपान की सही विधि के बारे में। तो देखिए, पोजिशनिंग एंड अटैचमेंट, जो बच्चे की पोजीशन होती है और अटैचमेंट होता है वो बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। अगर अच्छे से पोजीशन नहीं होगी, अच्छे से अटैचमेंट नहीं होगा, तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा, माँ को भी डिस्कम्फर्ट होगा, और निप्पल्स के क्रैक होने का डर यहाँ पे बना रहेगा। तो क्या करना है, पोजिशनिंग एंड अटैचमेंट में माँ आरामदायक स्थिति में बैठे या लेटे रहे, शिशु का सिर और शरीर एक सीध में हो, यह आपका पोजीशन रहेगी कि माँ पहले तो आपको माँ को कंफर्टेबल पोजीशन देना है। उसके बाद शिशु का जो सिर है और शरीर है वो एक सीधी लाइन में रखना है। इसके बाद शिशु का मुंह पूरी तरह से निप्पल और एरियोला, जो गहरे रंग वाला भाग है, उसको ढक ले। मतलब बच्चे का जो मुंह है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर करना है एरियोला का, जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है निप्पल के आसपास, उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है वो माँ कवर कर ले। इसका माँ का बच्चा कवर कर ले, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चे के होंठ बाहर की ओर मुड़े हुए हों। बच्चे के जो होंठ है बाहर की, जो लोअर लिप है बच्चे का, वो बाहर की तरफ प्रोट्यून्ड होना चाहिए, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद बच्चे को माँ के पास लाया जाए, ना कि माँ को झुकेना पड़े।
मतलब क्या करना है कि अगर माँ झुकेगी बच्चे के पास जाने के लिए तो माँ को जल्दी से बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा और माँ की पोजीशन कंफर्टेबल नहीं होगी, तो अटैचमेंट भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये अटैचमेंट को पूरा करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए आपको बच्चे को माँ के पास लाना है, माँ को बच्चे के पास नहीं लाना है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, स्तनपान की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए। तो माँ को हर 2-3 घंटे पर या जब भी बच्चा चाहे दूध पिलाना चाहिए। रात में भी स्तनपान जारी रहना चाहिए, मतलब हर 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में तो आपको पिलाना ही है दिन में, और रात में भी आपको 3 से 4 बार बच्चे को दूध पिलाना है। दूध पिलाने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, माँ की इच्छा नहीं, बच्चे की मांग पर ऑन डिमांड फीडिंग किया जाता है। मतलब जब बच्चा रोए तब आपको दूध पिलाना है, और 2 से 3 घंटे के अंदर तो आपको बच्चे को दूध पिलाना ही है, चाहे वो रोए या ना रोए। और इसके बाद रात को भी आपको 3 से 4 बार दूध बच्चे को उठा कर पिलाना चाहिए। ऐसा फ्रीक्वेंसी बच्चे की होनी चाहिए। हम पता कैसे करेंगे बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है नहीं दूध पी रहा है, तो हमें उसका यूरिन आउटपुट चेक करते रहना चाहिए। वो दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास कर रहा है और रात में 4 से 5 बार यूरिन पास कर रहा है, इसका मतलब उसको फीड अच्छे से कर रहा है। तो इस तरीके से हम उसको चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं माँ की देखभाल। माँ को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी, आराम मिलना चाहिए। स्तनों की साफ सफाई बनाए रखें। यदि निप्पल में दरार या सूजन हो तो डॉक्टर या नर्स से सलाह लें। यह आपको देखना है कि माँ का पौष्टिक, माँ अच्छा खाएगी तो अच्छा प्रोडक्शन बनेगा। अब माँ को डिहाइड्रेटेड नहीं करना है, पूरा बहुत ज़्यादा पानी माँ को पीना है, पूरा कंफर्ट जोन में माँ को रहना है, मतलब प्रॉपर उसको रेस्ट भी करना है। स्तनों की साफ़ सफाई बनाए रखें, क्योंकि हर 2 से 3 घंटे में बच्चा जो है वो दूध पिएगा, तो अगर आपके निप्पल गंदे होंगे तो उसको इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा, इसलिए आपको स्तनों को भी साफ़ रखना है। यदि निप्पल में दरार या सूजन हो तो डॉक्टर या नर्स के सलाह लेनी है। और अगर आप को हल्की दरार है, हल्के निप्पल क्रैक्स हुए हैं, तो आप अपने ही मिल्क को उसके चारों तरफ दूध पिलाने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पूर्णतः स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जन्म से लेकर 6 महीने की आयु तक शिशु को केवल माँ का दूध देना चाहिए, बिना पानी, शहद, घुट्टी, दूध पाउडर, जूस या कोई अन्य पदार्थ नहीं देना है। इसे पूर्ण स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। मतलब आपने 0 से लेकर 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बच्चे को देना है, इसके अलावा आपको पानी भी बच्चे को नहीं देना है, उसको ही हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। देखिए पूर्ण स्तनपान का अर्थ क्या होता है। तो केवल माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, इसके अलावा पानी भी नहीं देना है। यहाँ तक कि गर्मी में भी बच्चे को अलग से पानी की आवश्यकता नहीं होती है। माँ के दूध में 87% पानी, ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण मौजूद होते हैं। तो माँ के दूध में आपको पानी भी मिलेगा जो 87% होगा, बाकी का आपका जो होगा वो ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण मौजूद होते हैं। तो आपका जो काम है वो केवल मदर दूध से ही चल जाता है, आपको अलग से कुछ भी देने की बच्चे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो बनता भी इतना सफिशिएंट है कि वो कम भी नहीं पड़ता है, वो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की भूख के अकॉर्डिंग ही उसका प्रोडक्शन माँ के अंदर होता है। ये नेचर के द्वारा होता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को प्यास लग रही होगी या हमें एक्स्ट्रा पानी भी दे देना चाहिए। अगर आपने एक्स्ट्रा 1 ड्रॉप पानी भी बच्चे को दे दिया है तो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कहलाता है। इसके अलावा देखिए पूर्ण स्तनपान के लाभ क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शिशु के लिए इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे बच्चे को एक ही मिल्क दूध से मिल जाते हैं, जो आपका मदर का दूध होता है उसी से प्रदान हो जाते हैं। संक्रमण, दस्त, श्वसन संक्रमण, कान का संक्रमण से बचाव करता है। किसी भी तरीके का अगर बाहर से आप उसको कुछ देंगे तो ये सारे संक्रमण होने का खतरा उसको रहेगा, तो ये सारे संक्रमण से वो बचाता है। मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ाता है। माँ और बच्चों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत करता है। अचानक मृत्यु सिंड्रोम, सिट्स का खतरा कम होता है। ये सारे बच्चे को लाभ मिलते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बच्चे को पिलाते हैं। देखिए पूर्ण स्तनपान के लाभ क्या होते हैं, माँ के लिए क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो गर्भाशय को जल्दी सामान्य स्थिति में लाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से आपका गर्भाशय दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में लौटता है। प्रसव के बाद रक्तस्राव कम होता है। प्राकृतिक गर्भनिरोधक प्रभाव, लोकेलाइजेशंस एमिनोरिया देता है।
ठीक है। इसके बाद स्तन एवं डिंब ग्रंथि ओवरी के कैंसर का खतरा भी कम होता है, स्तन का खतरा भी कम होता है। तो इतने सारे लाभ जो हैं माँ को दूध पिलाने से होते हैं। उसका क्या होता है, गर्भाशय दोबारा पहली स्थिति में आ जाता है, इसका वेट लॉस होता है, प्रसव के बाद रक्तस्राव कम होता है, पीपीएच का खतरा कम रहता है। एक तरीके का ये गर्भ निरोधक गोलियां भी हैं प्राकृतिक तरीके से, और आपका ओवरी के कैंसर को भी कम करता है, ब्रेस्ट के कैंसर को भी कम करता है, आपकी बॉडी का वेट को लॉस करता है। ये इतने सारे फ़ायदे माँ के लिए होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। देखिए, पूर्ण स्तनपान की विधि क्या होती है, तो जन्म से 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना ही पूर्ण स्तनपान होता है। इसके बाद 6 महीने के बाद पूरक आहार वीनिंग शुरू की जाती है, लेकिन स्तनपान 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक भी जारी रखना चाहिए। वीनिंग होता है मतलब उसको 6 महीने के बाद में दूध तो देना ही है माँ का, उसके साथ में कुछ बाहर से भी उसको सेमी सॉलिड खाने के लिए देना होता है, जिसे हम वीनिंग कहते हैं। ये शुरुआती दिन होते हैं जब हम लाइट या लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड डाइट उसको स्टार्ट करते हैं, जिससे उसका इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो, उसका गैस्ट्रिक सिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो, और उसको वेनिंग स्टार्ट करने से उसको वो खाने के लिए भी शुरू हो जाए, उसकी बॉडी धीरे धीरे करके रजिस्ट हो जाए उस चीज़ के लिए, इसमें उसको हेल्प मिल जाए। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आप 2 वर्ष या उससे ज़्यादा वर्ष तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, एएनएम की भूमिका, माताओं को स्तनपान का महत्व बताना, जन्म के बाद तुरंत स्तनपान करने के लिए प्रोत्साहित करना, गलत धारणाओं जैसे कोलेस्ट्रॉल हानिकारक है को दूर करना, माँ को सही स्तनपान तकनीक सिखाना, स्तन में सूजन, निप्पल में दरार जैसी समस्याओं का समाधान बताना, ये हमारे एएनएम की भूमिका होती है। उनको ये बताना होता है कि माँ को स्तनपान करना कितना ज़रूरी होता है, और किस तरीके कब उसको स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, उससे बच्चे को क्या लाभ मिलेगा, माँ को क्या लाभ मिलेगा, पहले दूध से बच्चे को क्या लाभ मिलेगा। पहला दूध जो है वो हानिकारक नहीं होता है, वो गंदा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। माँ को सही तरीका बताना, अटैचमेंट बताना, उसको पोजीशन बताना, ठीक है। निप्पल में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी लग रही है, अगर उसके ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी देना हमारी एएनएम का काम होता है। इसके बाद देखिए, इसके निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की, तो स्तनपान शिशु के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। यह सही समय पर स्तनपान की स्थापना और पहले 6 महीने तक पूर्ण स्तनपान शिशु के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का यह सबसे सरल, सुरक्षित और सस्ता तरीका होता है। देखिए, ये तो होता ही है सस्ता, क्योंकि इसमें क्या होता है, ना तो कोई भी पैसा खर्च करना है, ना कोई गैस खर्च करनी है, ना कोई बर्तन खर्च करने हैं, ना ही आपको बाहर से दूध परचेज करने की ज़रूरत है, ना ही आपको टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो ये सबसे सस्ता, आसान और इजी तरीका है, और ये सेफ़ है, और बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी यही तरीका होता है। तो आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, माँ के पर्पज़ से भी और बच्चे के पर्पज़ से भी। अब देखिए, बात करते हैं कंगारू मदर केयर की। कंगारू मदर केयर क्या होती है, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो कंगारू मदर केयर एक सरल, सस्ता और प्रभावी तरीका है जो कम वजन, लो बर्थ वेट या अपरिपक्व प्रीटर्म नवजात शिशु की देखभाल के लिए अपनाया जाता है। इसमें माँ या पिता, परिवार का सदस्य शिशु को अपने सीने से त्वचा के संपर्क में, मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखता है, जिससे शिशु को गर्मी, प्यार और सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो स्किन टू स्किन केयर देनी होती है कंगारू मदर केयर में। इसे कोई भी व्यक्ति दे सकता है उसके परिवार का, लेकिन उसे कोई भी बीमारी ना हो, इस चीज़ का मेक श्योर करना है, और माँ दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद शिशु को इससे गर्मी मिलती है, प्यार मिलता है, सुरक्षा मिलती है, केयर मिलती है, और अगर माँ दे रही है तो उसको ब्रेस्ट फीड भी मिल जाता है। जो शिशु प्री टर्म होते हैं और जो शिशु लो बर्थ वेट पैदा होते हैं, उन बच्चों को कंगारू मदर केयर देते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंगारू मदर केयर का, तो शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए देते हैं, शिशु को दूध पिलाने और वजन बढ़ाने में मदद करता है, संक्रमण सुरक्षा प्रदान करता है, माँ और बच्चे के भावनात्मक संबंध को मजबूत करता है, शिशु की मृत्यु दर में को कम करता है। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप कंगारू मदर केयर देते हैं तो शरीर का तापमान जो है वो बना रहेगा, बच्चा हाइपोथर्मिया से बच जाएगा, हाइपोथर्मिया उसको नहीं होगा, और बच्चे को दूध पिलाएगी माँ तो उसका वजन भी बढ़ेगा, उसका वेट इंक्रीज होगा, किसी भी प्रकार के
इन्फेक्शन से उससे प्रिवेंशन मिल जाएगा, माँ और बच्चे में एक बॉन्ड बन जाएगा और बच्चे की मृत्यु दर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो कंगारू मदर केयर भी एक तरीके से बिल्कुल मनी लेस वाला प्रोसीजर है, जिसमें बिल्कुल भी आपकी मनी यूज़ नहीं होनी है, ना ही आपको कोई भी इसमें कठिनाई होनी है। सिंपल आपको अपने स्किन से स्किन को लगा के रखना है बच्चे के साथ में, और कंगारू मदर केयर आप कितनी भी देर तक दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर तक देंगे बच्चा उतना ही जल्दी ग्रो करेगा, उतना ही जल्दी उसका वेट इंक्रीज होगा। तो मेथड ऑफ कंगारू मदर केयर की जो होती हैं, देखिए प्रिपरेशन क्या क्या होती है। माँ को हल्के और ढीले कपड़े पहनने चाहिए। इसमें शिशु को केवल डायपर और टोपी पहनाई जाती है। स्थान शांत होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गंदे स्थान पर लेके बैठे हैं तो उसको इन्फेक्शन लगेगा। और बहुत ज़्यादा शोर शराबे में आपको ये नहीं देना है। बिल्कुल ही शांत और काल्म स्थान यहाँ पे बच्चे और माँ के लिए होना चाहिए, जिससे कि मदर पूरी तरीके से अपने बच्चे के ऊपर ही फोकस कर सके। इसके बाद देखिए शिशु की स्थिति, पोजीशन ऑफ बेबी की बात करें तो शिशु को माँ के नग्न सीने पर सीधा रखा जाता है ताकि शिशु की छाती माँ की छाती से सटी रहे। शिशु का सिर थोड़ा एक और झुका हो तो सांस लेने में सुविधा रहती है। शिशु को कपड़े, दुपट्टे या बांधने वाले बैंड केएमसी वैप से सुरक्षित रूप से बांधा जाता है। यह स्थिति कई घंटों तक लगातार जारी रखी जा सकती है। तो उसमें क्या करना है, या तो आपको सिलिंग लेना है या एक कपड़ा लेना है, कपड़े से बच्चे को अपने बॉडी पे चिपका लेना है और बच्चे की जो पोजीशन होगी वो फ्रॉग लाइक होगी। जैसे मेढक होता है तो फ्रॉग लाइक पोजीशन जो है बच्चे की होनी चाहिए। बच्चे का जो फेस है वो एक साइड टर्न होना चाहिए, जिससे उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे और वो उसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपको पोजीशन वहाँ पे बनानी है। स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग के समय केएमसी के दौरान शिशु को आसानी से माँ का दूध पिलाया जा सकता है। यह शिशु के वजन बढ़ाने और पोषण सुधारने में भी मदद करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी यूजफुल है, बच्चे का वजन बढ़ाने में भी यूजफुल है, बच्चे को स्किन टू स्किन केयर देने में भी यूजफुल है, माँ और बच्चे का बॉन्ड बनाने में भी यूजफुल है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए सोल्यूशन होता है। कंगारू मदर केयर एक लो बर्थ वेट बेबी के लिए और आपके प्री टर्म बेबी के लिए एक सुविधाजनक स्थिति होती है। अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें, अब देखिए तो प्रतिदिन जितना संभव हो सके उतना समय केएमसी देना दे देना चाहिए और धीरे धीरे 24 घंटे तक लगातार किया जा सकता है। मतलब अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप 24 घंटे भी केएमसी केयर दे सकते हैं। इसे तब तक जारी रखें जब तक शिशु का वजन 2500 ग्राम से अधिक ना हो जाए। ठीक है, आपको कब तक जारी रखना है, जब तक बच्चे का वजन 2.5 किलो या 2500 ग्राम से ऊपर ना हो जाए, तब तक लगातार आपको केएमसी केयर बच्चे को देनी होती है। इसके बाद देखिए कंगारू मदर केयर के लाभ क्या होंगे, बेनिफिट्स ऑफ केएमसी। तो शिशु के लिए क्या होंगे, शरीर का तापमान स्थिर रहता है, संक्रमण का खतरा कम होता है, दूध पीने की क्षमता बढ़ती है, वजन तेजी से बढ़ता है, रोना कम करता है और बच्चा शांत रहता है। समय से पहले जन्मे शिशु की मृत्यु दर घट जाती है और बच्चे का वजन अगर कम होता है तो उसकी भी मृत्यु दर घट जाती है। ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे लाभ जो हैं बच्चे के लिए होते हैं मदर केयर के लाभ के साथ, अगर वो कंगारू मदर केयर देती है बच्चे को तब। माँ के लिए क्या लाभ होंगे, तो देखिए माँ को बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव मिलेगा, स्तनपान को बढ़ावा मिलता है, आत्मविश्वास और मातृत्व संतोष बढ़ता है, अस्पताल में रहने की अवधि घटती है। कंगारू कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी की बात करें, कंगारू मदर केयर के घटक के बारे में बात करें तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहेगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रहेगी, रेगुलर मॉनिटरिंग रहेगी, फैमिली सपोर्ट वहाँ पे बना रहेगा। ये कंपोनेंट होते हैं केएमसी केयर देने के बच्चे को। भाई इसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिलता रहेगा, जिससे उसका वजन इंक्रीज होगा, उसका अटैचमेंट इंक्रीज होगा, उसकी पोजीशन और उसकी लाइजनिंग बनेगी माँ और बच्चे में। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उसे मिलती रहेगी, उसे केवल और केवल माँ का दूध मिलता रहेगा। रेगुलर मॉनिटरिंग रहेगी, बच्चा माँ के पास रहेगा तो वो उसकी देखभाल करेगी, उसको कोई दिक्कत है तो उसको आइडेंटिफाई करेगी और फैमिली का सपोर्ट जो है बच्चे को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। ये बेनिफिट जो है वो कंपोनेंट के तरीके से कंगारू मदर केयर के होते हैं। सो केएमसी में एएनएम की क्या भूमिका होती है, माँ को केएमसी का महत्व समझाना, सही तरीके से केएमसी करने की तकनीक सिखाना, शिशु के तापमान, श्वास और वजन की नियमित जांच करना, स्तनपान में सहायता करना, किसी भी समस्या जैसे सांस की तकलीफ, ठंड लगना पर तुरंत रेफर की सलाह देना, ये एक एएनएम की जिम्मेदारी होती है जो केएमसी मदर वाली माँ को उसे बतानी होती है।
इसके बाद देखिए इसके कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की, तो कंगारू मदर केयर एक सुरक्षित, सस्ता और प्रभावी तरीका है जिससे नवजात शिशु की देखभाल घर या अस्पताल दोनों जगह की जा सकती है। यह विशेष रूप से कम वजन वाले या प्री टर्म शिशु के लिए जीवन रक्षक उपाय है। माँ और बच्चे के बीच का प्रेम संबंध मजबूत बनता है और शिशु को स्वस्थ जीवन की शुरुआत देता है। इसलिए KMC किसी भी बच्चे को हम KMC दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली लो बर्थ वेट वाले बच्चे को और आपके जो प्री टर्म के बच्चे हैं उन्हें देने से उन लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और इससे बच्चे की मृत्यु दर भी कम होती है। इसके बाद देखिए बात करते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की, जिसको हम BFHI बोलते हैं। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ ने 1991 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य माताओं को सफल स्तनपान के लिए सहयोग देना और अस्पतालों को स्तनपान समर्थक बनाना होता है। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल में क्या है, इसमें 2 यूनिट मिलकर काम कर रही हैं, WHO और यूनिसेफ। 1991 में ये शुरू हुआ था और इसमें हमें अस्पतालों को स्तनपान समर्थक बनाना जो है वो सुनिश्चित किया गया था कि अस्पताल में ही बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दी जाए। इसके लिए ये हॉस्पिटल का आयोजन हुआ था और इसको हमने इसका जो फुल फॉर्म है वो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में होती है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की, तो जन्म के बाद माँ और शिशु को साथ रखना और स्तनपान को बढ़ावा देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। स्तनपान की स्थापना और संरक्षण के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, स्वास्थ्य कर्मियों को स्तनपान के सही ज्ञान और प्रशिक्षण देना, शिशु आहार कंपनियों के अनुचित प्रचार को रोकना, ये सारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब जन्म के बाद माँ और शिशु को साथ में रखना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। पहले क्या होता था कि माँ को शिशु से अलग कर दिया जाता था और कई घंटे तक माँ के पास में शिशु को नहीं रखा जाता था, जिसकी वजह से उनका अटैचमेंट नहीं बन पाता था। इसके बाद स्तनपान की जो स्थापना है, संरक्षण है, उसके अनुकूल वातावरण पैदा करना, मतलब उसको कंफर्टेबल पोजीशन देना, गुड इन्वायरमेंट देना, ज़्यादा लोग वहाँ पे ना हो, इसका इंश्योर करना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखी जाती हैं। स्तनपान का सही ज्ञान देना, मतलब अटैचमेंट के बारे में और स्तनपान की पोजीशन के बारे में सही से माँ और बच्चे को बताना और उनके अटेंडेंट को बताना किस तरीके से वो दूध पिला सकती हैं, किस तरीके से आरामदायक स्थिति में बैठ सकती हैं। इन सब चीज़ों का उद्देश्य जो है इस बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का होता है। इसके मुख्य उद्देश्य का सार की अगर हम बात करें तो हर बच्चे को जीवन की शुरुआत में माँ के दूध से होनी चाहिए। BHFI का मूल मंत्र है वो प्रोटेक्टिव, प्रमोट एंड सपोर्ट एंड ब्रेस्ट फीडिंग से स्टार्ट होता है। स्तनपान की सुरक्षा, प्रोत्साहन करना और समर्थन करना इसका मेन जो है वो मूल मंत्र है वो इस तरीके से होता है कि प्रोटेक्टिव, प्रमोट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसमें देखी जाती है। इसके बाद देखिए BFHI के 10 कदम जो है मेन होते हैं। 10 स्टेप टू सक्सेस फुल ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे पहले होगा स्तनपान नीति बनाना और सभी कर्मचारियों को बताना। सेकंड होगा आपका सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना ताकि वे स्तनपान में सहायता कर सकें। थर्ड जो इसका पॉइंट होगा, गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के लाभ और विधि के बारे में शिक्षित करना। फोर्थ पॉइंट इसका होगा जन्म के आधा घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। एंड फिफ्थ पॉइंट जो इसका होगा वो माँ को दिखाना कि कैसे स्तनपान कराएं और दूध कम होने पर भी जारी रखें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिक्रीशन कम हो रहा है, दूध आना कम हो रहा है, तब आप इसको छोड़ दें, नहीं, तब भी कंटिन्यूएशन वे में आपको स्तनपान माँ को कराना ही होगा। इसके बाद देखिए 6 पॉइंट जो होगा वो होगा आपका नवजात को कोई अतिरिक्त आहार, पानी या घुट्टी नहीं देना है। माँ और बच्चे को 24 घंटे साथ रूमिंग इन रखना है। माँ की इच्छा पर स्तनपान ऑन डिमांड फीडिंग कराना है। इसके बाद निप्पल या बोतल से दूध नहीं पिलाना है। माँ को स्तनपान समर्थन समूहों से जोड़ना। इसके मेन आपके 10 स्टेप्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद देखिए BFHI अस्पताल के मानदंड, क्राइटेरिया फॉर ए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। अस्पताल में कोई भी कृत्रिम दूध, बोतल या चूसनी का प्रचार नहीं होना है। स्वास्थ्य कर्मी स्तनपान के समर्थक और प्रशिक्षण होते हैं। सभी प्रसूताओं को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने के लिए प्रेरित करना है। माँ बच्चे को एक साथ रखा जाता है। रूमिंग सिस्टम होना चाहिए। केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। माँ के दूध के अलावा कुछ भी अदर थिंग वहाँ पे नहीं दिया जाना है। ये कुछ मेन क्राइटेरिया होते हैं BFHI के जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। इसके बाद देखिए BHFI के लाभ क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं।
तो अगर हम शिशु की बात करें तो संक्रमण में सुरक्षा मिलती है, बेहतर पोषण और विकास होता है, मृत्यु दर में कमी आती है। और अगर माँ की बात करें तो प्रसवोत्तर रक्तस्राव में कमी आती है, गर्भाशय जल्दी सिकुड़ता है, भावनात्मक संबंध मजबूत होते हैं। ये माँ और बच्चे के लिए इसके बेनिफिट होते हैं। इसके बाद अस्पताल और समाज के लिए क्या क्या इसमें बेबी फ्रेंडली से अच्छा रिजल्ट निकलेगा, तो शिशु स्वास्थ्य में सुधार होगा, अस्पताल की प्रतिष्ठा बढ़ती है, कृत्रिम दूध पर निर्भरता घटती है, मतलब बाहर से लिए गए दूध पर निर्भरता घटती है, उसको माँ का खुद का दूध ही यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद देखिए नर्स की भूमिका क्या रहेगी BFHI में। नर्स की भूमिका जो रहेगी वो रहेगी गर्भवती और प्रसूता महिलाओं को स्तनपान के लाभ के बारे में समझाना, जन्म के बाद तुरंत स्तनपान कराने में सहायता करना, कोलेस्ट्रॉल फेंकने की गलत धारणाओं को दूर करना, अस्पताल में रूमिंग और ऑन डिमांड फीडिंग को प्रोत्साहित करना। इसके बाद बोतल फीडिंग की जगह माँ का दूध पिलाने पर जोर देना। ये मेन जो है वो भूमिका रहती है नर्स की, जो माँ को और उसके घर वालों को उसको बतानी होती हैं, उसे समझानी होती हैं, उसको दिखानी होती हैं, इनके बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताना होता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे रिकॉर्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड एंश्योर बर्थ रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे चाइल्ड बर्थ को, एंश्योर कैसे करेंगे बर्थ के रजिस्ट्रेशन को। तो प्रत्येक बच्चे का जन्म पंजीकरण बर्थ रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रिया है। यह न केवल शिशु के अस्तित्व की सरकारी पहचान देता है, बल्कि आगे के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी आवश्यक होता है। तो इससे अब जो है पता चलता है कि जो बच्चा है वो सरकार के नज़रों में उसका जन्म हो चुका है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिल चुका है, उसको शिक्षा में हेल्प करेगा, स्वास्थ्य में हेल्प करेगा, जितनी भी सेवाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उन सब में हेल्प करेगा अगर उसका जन्म का पंजीकरण होता है तब। इसके बाद देखिए प्रसूति का अभिलेखन तैयार करना, रिकॉर्डिंग ऑफ चाइल्ड। उद्देश्य इसका है प्रत्येक जन्म की जानकारी को सही और समय पर दर्ज कराना, माँ और नवजात की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के आंकड़े तैयार करना, स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाना और मूल्यांकन में सहायता करना। इसका मेन रिकॉर्डिंग के चाइल्ड बर्थ का उद्देश्य होता है, पर्पज़ होता है, मतलब जन्म की जानकारी मिल जाए, माँ और जो नवजात बच्चा है उसकी स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी निगरानी हो जाए, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आ जाए। ये सारे जो है इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद देखिए एएनएम का स्वास्थ्य कर्मी की क्या क्या जिम्मेदारी होंगी। तो हर प्रसव घर का संस्थागत का विस्तृत वितरण दर्ज कराना, ये एएनएम की जिम्मेदारी है। रजिस्ट्रेशन कराना HMIS RCS पोर्टल में उसका डाटा एंट्री कराना। जानकारी में शामिल है माँ का नाम, उम्र, पता, प्रसव की तारीख व समय, प्रसव का प्रकार, सिजेरियन हुआ है या सामान्य हुआ है, शिशु का लिंग, शिशु का वजन, जीवित है या मृत है, जन्म का स्थान, PSC पे हुआ है, CSC पे हुआ है या जिले पे हुआ है या घर में हुआ है, प्रसव कराने वाली व्यक्ति का नाम, एएनएम डॉक्टर है या कोई स्टाफ है, ये सारा विवरण जो है आपके HMIS और RCS रजिस्टर में एंट्री होता है। इससे हम पेशेंट की मॉनिटरिंग आसानी से कर सकते हैं। ये मेन रोल जो है एएनएम का स्वास्थ्यकर्मी में एक बच्चे और माँ के लिए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल में किया जाता है। इसके बाद देखिए जन्म पंजीकरण सुनिश्चित करना, एंश्योर बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो इसकी अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो जन्म पंजीकरण का अर्थ है शिशु के जन्म की आधिकारिक जानकारी को आप क्या करेंगे, सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराएंगे, जिससे बच्चे को कानूनी पहचान और जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एंश्योर करनी है बर्थ रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद देखिए लीगल बेसिक कानूनी आधार पर अगर हम देखें तो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के अंतर्गत भारत में प्रत्येक जन्म का पंजीकरण होना अनिवार्य माना जाता है। इसके बाद प्रत्येक जन्म को 21 दिन के भीतर संबंधित नगर पालिका ग्राम पंचायत पंजीकरण केंद्र में दर्ज कराना भी आवश्यक है। मतलब 21 दिन के अंदर अंदर अगर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको उसका पंजीकरण कराना है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर 21 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं कराया तो फिर आगे फिर ये नहीं होता है। इसलिए आप नगर पालिका में करा सकते हैं, ग्राम पंचायत में करा सकते हैं, पंजीकरण केंद्र पे करा सकते हैं, एएनएम के पास करवा सकते हैं, आशा के पास करवा सकते हैं, या किसी भी हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं। लेकिन आपको लीगल बेसिक पे आपको 21 दिन के अंदर अंदर जन्म होने के बाद में अपने बच्चे का पंजीकरण कराना होता है।
अब देखिए पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में बात करें, अगर प्रोसेस के बारे में बात करें तो एएनएम स्वास्थ्यकर्मी जन्म की सूचना स्थानीय पंजीकरण अधिकारी को देते हैं। माता पिता या अभिभावक जन्म सूचना फॉर्म भरते हैं, नंबर 1 भरते हैं फॉर्म का। आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है। जन्म प्रमाण पत्र में नाम, तिथि, स्थान, माता पिता का नाम, विवरण आदि शामिल होते हैं। वो हम पंजीकरण के डॉक्यूमेंट के रूप में यूज करते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये हम कहीं पर भी दिखा के कोई भी सेवा इंडिया के अंदर ले सकते हैं। 21 दिन के अंदर अंदर हमें ये पंजीकरण कराना होता है। ये पंजीकरण कराने का प्रोसेस है, ये आपको टेक्निक है, इस तरीके से आपको पंजीकरण को कराना है। इसके बाद देखिए एएनएम की भूमिका क्या है पंजीकरण कराने में। तो प्रत्येक जन्म का सही रिकॉर्ड रखना एएनएम की भूमिका है। माता पिता को जन्म पंजीकरण के महत्व के बारे में शिक्षित करना ये एक एएनएम का कार्य है। जन्म की सूचना पर समय पर पंजीकरण केंद्र तक पहुंचाना, यह सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र मिला है या नहीं मिला है, ये भी एक एएनएम की भूमिका होती है। असंपन्न या अनपढ़ परिवारों की, असंपन्न जो परिवार हैं, जो अनपढ़ परिवार हैं, उनकी पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करना, ये कुछ मेन तथ्य होते हैं जो एएनएम के रोल प्ले करते हैं। एएनएम को ये सारे कामों में हेल्प करनी चाहिए और हेल्प करनी होती है कम्युनिटी में। इसके बाद देखिए जन्म पंजीकरण के लाभ क्या क्या हैं। बेनिफिट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन, तो बच्चे को कानूनी पहचान, लीगल आइडेंटिटी मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं में पंजीकरण आसान होता है। बाल विवाह, बाल श्रम और तस्करी से सुरक्षा मिलती है। भविष्य में पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में काम आता है। ये सारे बर्थ के बेनिफिट होते हैं। समस्याओं की बात करें, प्रॉब्लम फेस क्या क्या करनी होती हैं गांव वालों को। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी होती है, समय पर सूचना ना भेजना, दस्तावेज प्रक्रिया में देरी करना, पारंपरिक प्रसव, घर पर का रिकॉर्ड ना होना, ये कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पंजीकरण करने में। अगर आपने ये प्रसव जो है घर पर कराया है तो दिक्कत होगी, दस्तावेज टाइम से नहीं दिए हैं तब दिक्कत होगी। इसके बाद देखिए बात करेंगे समाधान की, सॉल्यूशन क्या है। तो समुदाय में जागरूकता अभियान चलाना, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली को बढ़ावा देना, प्रसव केंद्र पर ही स्वचालित जन्म पंजीकरण प्रणाली लागू करना, ये कुछ इसके सॉल्यूशन हैं। ठीक है भाई, जागरूकता फैलाइए, अभियान चलाइए, काउंसलिंग कीजिए, लोगों तक जानकारी दीजिए और एएनएम को आशा कार्यकर्ता के प्रशिक्षण के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ पे वो करवा सकते हैं, कहाँ अपना डाटा एंट्री करवा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली को बढ़ावा दीजिए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो घर से बैठ के भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रसव केंद्रों पर जाकर ही डिलीवरी को बढ़ाना या डिलीवरी को करवाने से भी इनकी ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। इसके बाद देखिए कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें तो प्रत्येक शिशु का जन्म न केवल एक जीवन की शुरुआत है बल्कि उसके अधिकारों की पहचान भी है। प्रस्तुत का सही अभिलेखन और समय पर जन्म पंजीकरण समाज के हर बच्चे को समान अवसर प्रदान करता है। एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वह सुनिश्चित करे कि कोई भी जन्म बिना किसी पंजीकरण के ना रहे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बच्चा पैदा होने के बाद में उसका 21 दिन के अंदर अंदर पंजीकरण करा लेना चाहिए। उसके एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए, उसकी सुविधा लेने के लिए हर चीज़ में ये हेल्पफुल होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।